Pranam, welcome to Snapshots, the Rapid Knowledge series from Ramasya IAS. What we are going to do in Snapshots is take a topic which is under discussion, which is being given a lot of importance. You'll find it come on social media, flowing like an ocean on the social media, and we'll try to explore this issue as much as we can, and we are going to do it in a limited time frame of maybe 15 minutes, maybe 20 minutes, not more than that. That is why we are calling it Snapshot. During this lecture, I'll be showing you a PPT and we'll be conducting the lecture along with the PPT. So if you want the PPT, please mail us at the email ID which would be given at the end of this session. Okay, so let's start. The first snapshot are the Farm Bills 2020. आपको अगर पता हो, आप अगर थोड़ा भी सोशल मीडिया पे हो या न्यूज़ चैनल्स देख रहे हो, तो आपने देखा होगा कि इसके बारे में बहुत विरोध चल रहा है। कुछ किसान दिल्ली आने की कोशिश किए, उनको रोका गया, फिर वो किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त दी गई। बहुत सारी चीज़ें आपको ट्विटर और आप फेसबुक, इंस्टा पे तो नहीं, खैर ट्विटर और फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस आंदोलन के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, राइट, ये किसके लिए है, क्यों है, एक्चुअली क्या हुआ था, पहले कैसा था, और किसानों की अभी क्या मांगे हैं और सरकार उन मांगों के बारे में क्या कह रही है। This is going to be the agenda for this particular session. So let's begin with this. So what are the Farm Bills 2020? That's the first question. The Farm Bills 2020 are a series of 3 bills that were introduced in the Lok Sabha, in the Parliament, for various provisions of various acts which impact agriculture marketing. Okay, the first was Farmers Produce Trade and Commerce Promotion Bill, Farmers Empowerment and Protection Agreement, and a small amendment, an amendment that was made to the Essential Commodities Act. These collectively, these 3 bills are known as the Farm Bills of 2020. ये करते क्या हैं? What do they try to do? हम एक एक बिल के कुछ प्रावधान जरूर देखेंगे जो क्रूशियल प्रावधान हैं, लेकिन समरी अगर मैं दूं तो ये 3 बिल्स क्या करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो भी किसान है उसको अपनी प्रोडक्ट, उसको अपना फार्म प्रोड्यूस जो है वो ट्रेड करने की इजाजत देते हैं, स्वायत्तता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। पहले मंडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, लेकिन अब किसान को जरूरी नहीं है कि मंडी में ही बेचे, वो प्राइवेटली भी अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच सकता है। दूसरा पहले से ही जुड़ा है, क्योंकि किसान अभी अपना उत्पाद कहीं पे भी बेच सकता है। जो मंडीज की, जो एपीएमसी एक्ट के तहत बनी थी, वो मंडीज की मोनोपोली कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और तीसरी चीज, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, ताकि वो किसी भी बायर के साथ, चाहे वो कोई ट्रेडर हो, कोई ऑनलाइन पोर्टल हो या कोई कॉर्पोरेट हो, किसी भी बायर के साथ ट्रेड करने की सुविधा देता है और उसके अग्रीमेंट की रूपरेखा क्या रहनी चाहिए इसके बारे में एडवाइस प्रोवाइड करता है। This is what these acts collectively actually do. Plus, there is also the issue of stocking limits under APMC, under the Essential Commodities Act. उस पे हम बाद में आएंगे। So सबसे पहला एक्ट देखते हैं, Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act. This is the first act. अब ये एक्ट में यहाँ पे मैंने सेक्शन वाइज दिया है कि क्या क्या किए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 के अनुसार किसी भी फार्मर को, ट्रेडर को, इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंटर स्टेट मतलब बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट, ट्रेड करने की उसको पूरी आजादी रहेगी। ये है सेक्शन 3। सेक्शन 4(1) में लिखा है कि कोई भी ट्रेडर इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रेड कर सकता है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन उस पर एक रिक्वायरमेंट रखी है, उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और ये सेक्शन में लिखा है कि अगर पैन कार्ड नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसलिए बोल रहा हूं, केंद्र सरकार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, राइट। यह भी बताया गया है कि कोई भी ट्रेडर अगर फार्मर के प्रोड्यूस पे ट्रेडिंग करता है, ठीक है, तो फार्मर को उसका कंपनसेशन या तो उसी दिन या
ट्रांजैक्शन के 3 वर्किंग डेज के अंदर देना अनिवार्य है। यह प्रावधान सेक्शन 4(3) में दिया है। कोई भी अगला प्रावधान क्या है? कोई भी फार्मर को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलने की पूरी इजाजत है। वो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हो सकता है, पूरी इजाजत दी गई है ये एक्ट में। और उसके बाद ये प्रावधान शायद सबसे ज्यादा खटकेगा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये भी दिया है कि ऐसे फार्मर के जो भी ट्रेड होता है उस पे उस स्टेट की एपीएमसी न कोई कर लगा सकती है, न कोई सेस लगा सकती है, कोई भी नाम से, क्योंकि उसने एक ट्रेड किया है। एपीएमसी को मतलब राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो ट्रेड के बदले में फार्मर से कुछ पैसा वसूले एज ए ट्रांजैक्शन फी और एनीथिंग और अ टैक्स, राइट। बाकी सारे प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के वो काफी टेक्निकल ही हैं। जैसा अगर ट्रेडर चाहता है तो गवर्नमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा इसकी एक रूपरेखा केंद्र सरकार बना के देगी। तो बाकी सारी चीजें ऑपरेशनल है, ठीक है। मेन स्ट्रेटेजिक मुद्दे ये हैं पहले एक्ट में। दूसरे एक्ट में क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। सेक्शन 3, 1 एंड 2, हर एक इसमें सेक्शन 1 तो नेम, स्कोप एंड एक्सटेंट होता है, सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस होते हैं, मेन मैटर सेक्शन उसके बाद ही शुरू होता है। तो ये एक्ट के सेक्शन 3 में दिया है कि कोई भी ट्रेडर किसी भी फार्म प्रोड्यूस पे अग्रीमेंट कर सकता है, बशर्ते वो अग्रीमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने वो खेत बोया है उसके इंटरेस्ट के लिए हानिकारक हो। That's the meaning of a sharecropper, the person who has actually tilled the land, sowed the seeds and who has made the produce. उसके अधिकारों को विलुप्त करते हुए कोई भी ट्रेड आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इस एक्ट के तहत कोई भी अग्रीमेंट अगर बनता है तो वो राज्य सरकार की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। कोई भी स्टेट एक्ट, क्योंकि ये एक सेंट्रल एक्ट है, तो कोई भी स्टेट एक्ट जो है वो ये ट्रांजैक्शंस को अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रेडिंग में 2 लोग होते हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। इस एक्ट के सेक्शन 8 में दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो फार्मर का प्रोड्यूस खरीदता है वो उस फार्म पे कोई भी परमानेंट ऑल्टरेशन नहीं कर सकता, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, किसी भी तरह का परमानेंट मॉडिफिकेशन उस लैंड पे नहीं कर सकता, ठीक है। यह भी दिया है कि अगर वो ऐसा कोई परमानेंट मॉडिफिकेशन करता है तो उसकी ओनरशिप, जिसकी जमीन है और जो फार्मर है उसकी रहेगी, वो स्पॉन्सर की नहीं। यहां पे स्पॉन्सर मतलब जो माल खरीदने का कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है। स्पॉन्सर का अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा भी करता है, वैसे तो खड़ा कर ही नहीं सकता एक्ट के तहत, लेकिन अगर खड़ा करता है उस पर अधिकार वो फार्मर का होगा और वो ट्रेडर का होगा, वो स्पॉन्सर का नहीं। इसी एक्ट के सेक्शन 9 में यह आजादी दी गई है कि अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट होता है बिटवीन अ ट्रेडर और अ फार्मर एंड अ स्पॉन्सर, द अग्रीमेंट कैन बी लिंक्ड टू इंश्योरेंस स्कीम्स and the agreement can be linked to any credit instrument also, like letters of credit जैसी बहुत सारी instruments होती है banks की, right? So these are the provisions of Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि जो Essential Commodities Amendment Act है, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। इसमें सबसे पहला इश्यू आता है स्टॉकिंग। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में स्टॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसका कारण ऐसा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकलता साल में एक ही बार है, लेकिन उसकी जरूरत पूरे साल होती है, राइट। तो किसी न किसी को तो उसको स्टॉक करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये सीधी बात है, राइट। आपने देखा है काफी बार ऐसा हुआ है पिछले 20, 25, 15, 20, 10, 5 सालों में कि कोई भी जैसा अनियंस, उसकी कीमत कभी कभी एकदम मार्केट में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर कीमत एकदम मार्केट में बढ़ी तो ये क्यों बढ़ी?
हमको सीधा इकोनॉमिक्स बताता है कि ये डिमांड सप्लाई का खेल है, राइट। तो तब क्या किया जाता है, हर इंसान जिसके पास एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोड्यूस स्टोर्ड है वो कितना स्टोर कर सकता है उसके ऊपर एक सीमा रखी जाती है। इससे ऊपर का जितना भी माल है आपके पास, आपको मार्केट में निकालना पड़ेगा। तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कम हो जाता है। ये उसका थियोरेटिकल लॉजिक है स्टॉकिंग लिमिट रखने का, ठीक है। अब कई सारे एनालिस्ट का ये बोलना है कि ये स्टॉकिंग लिमिट से फायदा होता है या नहीं, ये जज करना बहुत मुश्किल है, जज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ये एक जो सेक्शन 3 जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट करके सेक्शन 3(1)A इंसर्ट किया गया है। और ये 3(1)A में बोला है, वो कंडीशंस दिए हैं कि स्टॉक लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन कब लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता था, कभी भी कीमत बढ़ी तो सरकार स्टॉक रेस्ट्रिक्शन, स्टॉक लिमिट लगा देती थी, तो वो माल ओपन मार्केट में आता था, कीमतें कम होती थी, ये जनरली होता था। कॉज इफेक्ट, इसमें थोड़ा एनालिस्ट का बोलना कुछ और है, हम आखिरी स्लाइड में इसकी बात करेंगे। तो क्या सर्कमस्टांसेस दिए हैं जहां पे स्टॉक लिमिट इंपोज हो सकती है? वॉर, फैमिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, नेचुरल कैलामिटी ऑफ अ ग्रेव नेचर। तो बहुत विशेष बदलाव नहीं है, बहुत विशेष बदलाव नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज इज द रीजन कि पिछले सरकारों ने स्टॉक लिमिट क्यों लगाई थी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज इसमें भी इंक्लूडेड है। सिर्फ ये कंडीशंस अगर रहे तो स्टॉक लिमिट इंपोज हो सकता है, वरना नहीं होगा। अब इसमें देखिए वेग तो बहुत रखा ही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज यानी का वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज आप किसको बोलेंगे? तो दैट्स द पॉइंट, वेग तो है ही, बट सरकारी कोई भी कानून वेग ना हो ऐसा होता नहीं। दूसरा, प्राइस, अगले इसमें मैंने जैसे ही बोला कि प्राइस राइज मतलब क्या, ये वेग है। अगला पॉइंट देखिए, सेक्शन 3(1)A में ही बताया गया है कि किस हद तक की प्राइस राइज अलाउड है। हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में अगर दुगना हुआ प्राइस तो स्टॉक लिमिट लगेगा, बाकी प्रोडक्ट्स में 50% इंक्रीज हुआ तो स्टॉक लिमिट लगेगा, ठीक है। ये क्लियरली इसमें दिया हुआ है सेक्शन 3(1)A में। तो यहां पर अब क्योंकि ये दिया है, एम्बिग्विटी का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो ये है, ये 3 एक्ट्स क्या करते हैं, याद रखिए। ये 3 एक्ट आने के पहले, जो हमने पहला एक्ट देखा था, वो आने के पहले स्थिति ऐसी थी कि जो भी फार्मर है उसको फर्स्ट सेल मंडी में ही करनी है, एपीएमसी की मंडी जानी है और मंडी में ही करनी है। अब इसमें सबसे पहला विरोध जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टीज जो विरोध कर रही हैं, सबसे पहला मैं आपको मुद्दे बता देता हूं, वो जायज है कि नहीं ये निर्णय लेना आपका फैसला है। मैं आप पे कोई ओपिनियन नहीं थोप रहा हूं, इसलिए मैंने कहीं कहीं सीधा गवर्नमेंट वेबसाइट से उठा के एक्ट का रेलेवेंट पार्ट उठा के मैंने कट पेस्ट किया है, ठीक है। सही है गलत है ये आपको सोचना है, मैं सिर्फ आपको यहां पे फैक्ट्स बताने के लिए, मे बी कुछ एनालिटिकल इनसाइट्स, दैट्स ऑल। तो इसमें स्टेट्स का ये बोलना है कि आप अगर भारत का संविधान देखें तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इज ऑन द स्टेट लिस्ट, इज ऑन द स्टेट लिस्ट, जिसके तहत आपके पूरे एपीएमसी वगैरह सब बने हुए हैं। अब केंद्र सरकार ने उस पे कानून बना के राज्यों के अधिकार की सीमा क्षेत्र कम कर दिया है, यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह बोला जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक लिमिट अब बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही हो सकती है, होल्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स इसमें बहुत मुनाफा कमाने वाले हैं। यह भी बोला जा रहा है कि क्योंकि अभी फार्मर डायरेक्टली ट्रेड करेगा थर्ड पार्टी से, तो फार्मर के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे। केंद्र सरकारों ने अभी तक फार्मर्स के इंटरेस्ट का बहुत अच्छा ख्याल रखा है, ठीक है। उसमें सच्चाई कितनी है ये आपके ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें 5 मेजर डिमांड्स क्या हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहला डिमांड ये है कि सारे तीनों के तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, यह पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड यह है कि केंद्र सरकार एक रिटर्न गारंटी दे, केंद्र सरकार एक रिटर्न गारंटी दे
कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो प्रणाली है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह वर्बली एश्योर किया है, राइट। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उस पर लिखा भी है, ये वर्बल अश्योरेंस दिया गया है, लेकिन द फार्मर्स वांट अ रिटन अश्योरेंस दैट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एमएसपी रहेगा। केंद्र सरकार ने कई बार बोला है, लोकसभा में भी बोला है, राज्यसभा में भी बोला है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहेगा, एमएसपी रहेगा, लेकिन एक लिखित आश्वासन चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक अमेंडमेंट आया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जिसके कारण जो फ्री पावर जा रहा है किसानों को उस पर थोड़ा सा कुछ टैक्स वैक्स या कुछ टैरिफ लगने वाला है। तो तीसरा डिमांड यह है कि इसको वापस लिया जाए, ठीक है। चौथा डिमांड यह है कि आपने देखा होगा करीब अक्टूबर नवंबर के महीने में पॉल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हैं। आपने इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे अगर एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो, और अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट होना आवश्यक है, ठीक है। दिवाली के आसपास भी आपने देखा बहुत उसकी बहुत चर्चा होती है। तो एक कानून है जिसके अंतर्गत फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग करते हैं उन्हें 5 साल की कैद और 1 करोड़ का मुआवजा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का यह मुआवजा जा सकता है, राइट। ये कानून को, ये प्रोविजन को खत्म किया जाए। ये तीनों कानून में नहीं है, ये कोई और कानून में है। अभी हमने जो तीनों एक्ट डिस्कस किए उसमें ये नहीं है। चौथा, कुछ फार्मर्स स्टबल बर्निंग के लिए अरेस्ट हुए थे पंजाब में, उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये है 5 मेजर डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। इस पर केंद्र सरकार का क्या बोलना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो केंद्र सरकार का बोलना है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह था, तो ये बना था 1955 में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज फार एज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर कंसर्न, इंडिया वाज इन अ डेफिसिट। इंडिया वाज नॉट अ सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला नेशन, बट नाउ इट हैज बिकम सरप्लस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। उसको स्टोरेज के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट में जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये अधिनियमों द्वारा वो निवेश में बढ़ोतरी होगी। ऐसा सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब एसेंशियल कमोडिटीज मैंने बोल दिया, और ये तीनों एक्ट के बारे में सरकार का यही बोलना है कि वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में लिखा है कि ये ब्लैंकेट स्टॉक लिमिट्स जो इंपोज होती हैं अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, हमने स्टॉक लिमिट की बात करी थी, इससे न भाव कम होता है, न भाव में उतार चढ़ाव की गति कम होती है। नाइदर डज इट रिड्यूस प्राइसेस नॉर डज इट रिड्यूस द प्राइस वोलेटिलिटी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में लिखा है, राइट। तीसरी चीज, सरकार बोलती है कि ये सब प्रावधानों के कारण, क्योंकि अब किसान पर बेचने का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसान पर, ट्रेडर पर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना तो उसकी फर्स्ट सेल किसको करनी है, क्योंकि इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एग्रीकल्चर में। और एग्जैक्टली यही डर शायद किसानों का भी है, क्योंकि उनका यह बोलना है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा और पूरा ब्लैक मार्केटियर्स और होल्डर्स और कॉर्पोरेट्स उस पर कब्जा कर लेंगे। अगला पॉइंट सरकार क्या बोल रही है, वर्बल एश्योरेंसेस दी गई हैं कि जो एमएसपी सिस्टम है वो चलेगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट इज जस्ट रिपीटिशन, वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स बट नाउ इट्स सेल्फ सफिशिएंट। सो द सेंटर सेज सिचुएशन ऐसी थी अभी कि वो अमेंडमेंट जरूरी था, ओके। तो ये थे तीनों फार्म बिल्स, राइट। फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके क्या कारण हैं और केंद्र सरकार का इस पे क्या बोलना है, ठीक है। जैसे भगवत गीता में लिखा है, आई कैन ओनली टेल यू द फैक्ट्स, आई कैन ओनली गिव यू एन एनालिसिस, यू गो थ्रू इट, थिंक ओवर इट एंड टेक योर स्टैंड, बट टेक एन इन्फॉर्म स्टैंड, ओके। दैट्स अबाउट इट। कोई भी क्वेरीज रही आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।